कैसे हुई थी भारत की खोज। भारत प्राचीन काल का एक ऐसा समृद्ध देश जिसे किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। कई बड़े बड़े देश का ये व्यापार का ठिकाना हुआ करता था और यहाँ जो कोई आता मालामाल हो जाता। यही कारण था कि जिस किसी राजा महाराजा ने भारत पर राज किया उसके पास पूरी दुनिया को खरीदने की ताकत हुआ करती थी। मगर सोचने वाली बात यह है कि विश्व भर में अपनी अनोखी संस्कृति, खूबसूरती, नदियों और पहाड़ों के लिए मशहूर भारत की खोज किसने और कब की? वहां पर सबसे पहले कौन आया था और क्या सच में आज का भारत पहले के भारत से बिल्कुल अलग था? आइए जानते हैं ऐसे कुछ सवालों के जवाब हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस भारत में जी रहे हैं वहां हमारे पास हर तरह के ऐशो आराम मौजूद है। भूख लगने पर जोमेटो और स्विगी है, मीलों दूर जाने के लिए ट्रेन और प्लेन है, किसी से जरूरी बातें करने के लिए टेलीफोन है और साथ ही बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए एक से बढ़कर एक मेडिकल साइंस की नई नई तकनीकें हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भारत की खोज हुई थी तब का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। जी हाँ, उस दौर में भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े देश हुआ करते थे। हालांकि इन सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन कहलाते ये सब भारतीय जनपद ही थे। यानी कि फ्रेंड्स, आज जो भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही सिमटा रह गया है वो पहले ऐसा नहीं था। ऐसे में इस अनोखे और ऐतिहासिक भारत की खोज करने का सबसे पहला श्रेय जाता है पुर्तगाली नागरिक वास्को द गामा को। जी हाँ, आपको बता दें कि वास्को द गामा वो पहले शख्स थे जिन्होंने 4 जुलाई 1497 को भारत की खोज की थी। दरअसल दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब भारत अपने यहाँ की चाय और मसाले के लिए दुनिया भर में पॉपुलर था। यूरोप का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ पर भारत के मसाले और चाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सभी सामान यूरोप से पहुंचता कैसे था? तो इसका जवाब है अरब देशों के रास्ते। और अरबियों के लिए कमाई का ये उस समय का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। ऐसे में यूरोपीय लोगों को ये तो पता था कि कहीं दूर दराज से भारत जैसा कोई देश है, लेकिन वो कहाँ है और वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका जवाब कोई नहीं जानता था। और इसी रहस्य से पर्दा उठाने का सबसे पहला बीड़ा उठाया इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्री रास्ते को अपनी ढाल बनाकर भारत पहुंचने की कोशिश की, मगर अब आप इसे बदकिस्मती बोले या फिर खुशकिस्मती, गलती से वो अटलांटिक महासागर में भटक गए और अमेरिका पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को खोजने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कुछ इसी अंदाज में की थी। इस घटना के 5 साल के बाद पुर्तगाल के वास्को द गामा ने भारत की धरती पर कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने 4 विशालकाय जहाज के साथ 170 लोगों को सैकड़ों नावों पर बैठाकर ये सफर शुरू किया। अपने सफर में वास्को द गामा अपने साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए 3 ट्रांसलेटर भी साथ लेकर चले थे, जिनमें से 2 अरबी बोलना चाहते थे और एक अफ्रीका की बाटू भाषा का जानकार था। साथ ही साथ वास्को द गामा इतने इंटेलिजेंट थे कि रास्ते के निशानदेही के लिए उन्होंने अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों के पिल्लर भी रखे थे। हालांकि दोस्तों, सुनने में आसान सा लगने वाला ये सफर इतना भी आसान नहीं था। पूरी समुद्री यात्रा के दौरान वास्को द गामा ने कई उतार चढ़ाव देखे। कभी उन्होंने आराम करने के लिए सैंटियागो का रास्ता अपनाया, तो कभी इस थका देने वाले रास्ते में उन्होंने अपने काफिले के कई लोगों को बीमार पड़ते हुए भी देखा। यही नहीं, उनके सामने कुछ मंजर तो ऐसे भी थे जब उनके लोगों ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया, तो किसी ने भूखे चलते जिंदगी का साथ छोड़ दिया। अपने साथियों को कमजोर और खुद से बिछड़ता हुआ देखकर एक बार तो वास्को द गामा भी निराश हो गए और उन्होंने अपने काफिले को मोजाम्बिक में रोकने का फैसला किया। पर उन्होंने नाव की मरम्मत की और खाने का सामान दोबारा इकट्ठा किया। कहा जाता है कि वास्को द गामा इतने बेहतरीन कप्तान थे कि उनकी लीडरशिप और इंटेलिजेंस को देखकर मोजाम्बिक के सुल्तान भी उनके कायल हो गए और जाते जाते उन्हें कई बेशकीमती तोहफे के साथ साथ
दो ऐसे होनहार नाविक भी दिए जिन्हें भारत के रास्ते की अच्छी खासी जानकारी थी। आखिरकार 11 महीने के लंबे अरसे और वास्को दी गामा की पुरजोर मेहनत रंग लाई और 20 मई 1498 को 4 नाविकों के दल के साथ उन्होंने भारत के केरल के ही एक हिस्से कालीकट के बंदरगाह पर कदम रखा। यहाँ पर वास्को दी गामा ने कालीकट के राजा से मुलाकात की और राजा साहब को अपने साथ व्यापार करने के लिए राजी किया, परंतु कुछ मुस्लिम व्यापारियों के विरोध के चलते उन्हें 3 महीने में ही वापस पुर्तगाल भागना पड़ा। बताया जाता है कि इसके बाद वास्को दी गामा भारत 2 बार और आए और उन्होंने यहाँ से हीरे, मोती, सोना, चांदी के साथ साथ कई तरीके के खाने पीने के मसाले का व्यापार करके दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की। इसके बाद 24 मई 1524 को एक गंभीर बीमारी के चलते उनका कोची में ही निधन हो गया। हालांकि दोस्तों, वास्को दी गामा तो अब नहीं रहे, परंतु उनके कारण यूरोपीय और अन्य पश्चिमी देशों को भारत आने का समुद्री मार्ग जरूर से मिल चुका था। बस फिर क्या था, इसके बाद भारत में पुर्तगाली और ब्रिटिशों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। उन्होंने न केवल भारत में आकर व्यापार किया, बल्कि अपनी फैक्ट्रियां भी चलाई और खूब पैसा कमाया। अंग्रेज ये बात अच्छे से जानते थे कि भारत कितना समृद्ध है और इसी बात का फायदा उठाकर वो यहाँ के मसाले, चावल के साथ साथ उन फसलों को बड़ी मात्रा में अन्य यूरोपीय देशों के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी अधिक दामों पर बेचा करते थे, जिससे वो और अधिक अमीर बनते गए और भारत पर गरीबी के बादल छाने लगे। वेल फ्रेंड्स, ये तो हो गई भारत की खोज की बात, जिसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दी। वरना क्या आपको पता है, इससे पहले जब वास्को दी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, तो यूरोप तक भारत का सारा सामान सिल्क रूट से होते हुए ही गुजरता था। जी हाँ, एक समय ऐसा भी था जब यूरोप को भेजे जाने वाला सभी सामान इसी रूट से जाता था, पर इस मार्ग के बीच में अरब देश पड़ने की वजह से अरबवासी व्यापार का सामान सीधे यूरोपियों को नहीं ले जाने देते। वो पहले भारत से माल खरीदकर फिर यूरोप में काफी महंगे दामों में बेचते थे, जिसके कारण पूरे एशिया में अरबियों का ही कंट्रोल था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब इस मार्ग पर तुर्कियों का राज हुआ करता था। तुर्की के लोग व्यापारियों को रास्ते में पकड़कर मार देते और माल पर कब्जा कर लेते। हालांकि इन सभी पहलुओं से उलट जब भारत का रास्ता पुर्तगालियों और ब्रिटिशों ने खोज निकाला, तो उन्होंने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में काफी मदद की। मगर भारत के लिए इसके अपने नुकसान भी थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्रियां लगाने के बाद उनके पास अधिक पैसा आने लगा। वो धीरे धीरे भारत पर कॉलोनी बसाने लगे और फिर देश की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में लेकर उसके राजनीतिक मामलों में भी दखल देने लगे, जिससे हम गुलामी की जंजीरों में बंधते चले गए। तो दोस्तों, यहाँ अब ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों वास्को दी गामा को भारत का जन्मदाता कहा जाता है। मगर आपको बता दें कि वास्को दी गामा एक ऐसे इकलौते शख्स नहीं थे जिन्होंने भारत की खोज की पहल की थी, बल्कि उनके पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ये कारनामा करने वाले थे। लेकिन अटलांटिक महासागर में भटकने की गलती से वो अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका के इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसके अलावा पुर्तगाली सेंट फादर जॉन ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत की खोज 1498 में केरल के कोझिकोड में पहुंचकर की और वहां पर उन्होंने कई व्यापारिक संबंधों की नींव रखी। वहीं इस लिस्ट में एक नाम इलायची के खोजकर्ता राफेलो कोलंबो का भी आता है, जिन्होंने व्यापारिक संबंधों का अध्ययन करके न केवल भारत में दाखिल हुए, बल्कि भारत के कई हिस्सों की यात्रा भी की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।